हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर कंट्री। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफिशियली आज हमारा खत्म हो जाएगा। आज हमारा इकोनॉमिक्स का सिलेबस पूरी तरीके से एंड हो जाएगा। हम लोगों ने अकाउंट्स भी शुरू कर दिया है, दो ही चैप्टर अकाउंट्स के अंदर बचे हुए हैं, अकाउंटिंग रेशियोज और कैश फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट 10 डेज के अंदर मैं आपको ये भी खत्म करा दूंगा और ऑफिशियली नवंबर के एंड तक हमारा तीनों सब्जेक्ट का सिलेबस, बीएसटी तो कब का खत्म हो चुका है, आराम से खत्म हो जाएगा। ये चैप्टर अराउंड 50 मिनट्स लगेंगे मुझे इस चैप्टर को अच्छे से कराने में, क्योंकि ये चैप्टर ना बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है बच्चों को, क्योंकि इसमें पाकिस्तान और चाइना की बात ज्यादा है। इंडिया की बात तो हम बाकी 7 चैप्टर्स के अंदर पढ़ चुके हैं। तो ध्यान से अच्छे से समझना, मैं आपको इसके अंदर कुछ डेटा बताऊंगा, इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर फिक्स है जो हर साल आता ही आता है, वो भी समझाऊंगा आपको। तो अच्छे से वीडियो एंड तक देखना और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आज हम पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना नेबर कंट्रीज है, पड़ोसी मुल्क है, और पाकिस्तान तो भारत से ही अलग होकर बना है। तो इन तीनों कंट्री में हम लोग इंडिया के डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस की बात कर चुके हैं ऑलरेडी। तो हम इस चैप्टर में जो ज्यादा फोकस करेंगे वो चाइना और पाकिस्तान के ऊपर फोकस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर कंट्री, हमने इन्हीं दोनों कंट्री को क्यों चूज किया? क्योंकि ये दोनों लगभग हमारे साथ साथ आजाद हुए, आसपास में आजाद हुए, और तीनों पड़ोसी मुल्क हैं, और तीनों में कुछ कॉमन है और कुछ ना कुछ तीनों में खटपट चलती रहती है। बॉर्डर्स पे आपको पता है पंगा चलता रहता है, इवन सियासत में भी काफी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो इन तीनों ने कैसे डेवलपमेंट पाथ को चूज किया और आज कैसे चाइना बहुत आगे निकल गया इंडिया और पाकिस्तान से। मीडियम में, मतलब कि मिड में है आपका इंडिया और सबसे पीछे रह गया पाकिस्तान। क्या क्या पॉलिसीज थी डेवलपमेंट की, वो सारी की सारी हम बात करेंगे। कंपैरेटिव डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर इज एन इंपॉर्टेंट नॉलेज टू पोजेस एज एन इंडियन सिटीजन। और एज एन इंडियन सिटीजन भी आपको अपने पड़ोसी के बारे में पता होना चाहिए। एज अ रैशनल सिटीजन ऑफ अ कंट्री इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेवलपमेंट्स इन योर कंट्री एज वेल एज योर नेबरिंग कंट्री। और भी बहुत सारी कंट्रीज है जो नेबर कंट्री है, लेकिन ये कंट्रीज जो हैं ये हमारे बॉर्डर को टच करती हैं, ठीक है, इसीलिए एक खास नेबर कंट्री है। दिस अंडरस्टैंडिंग इनेबल द कंपैरिजन, ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये आपको बताएगा कि आपके पड़ोसी मुल्क की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है खुद की और साथ में पड़ोसी कंट्रीज की। हेंस इट इज एन इंपॉर्टेंट टू स्टडी, इसीलिए क्लास में लोग पढ़ रहे हैं कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना आर नेबरिंग कंट्री, ऑल दीज कंट्री आर शेयरिंग बॉर्डर टू ईच अदर। बॉर्डर जो है वो कनेक्ट है। All these countries, India, Pakistan, China, begin towards the economic development at the same time. लगभग सेम टाइम पे इन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को शुरू किया और आज चाइना काफी आगे निकल गया, पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया। इन एडिशन टू इंडिया, पाकिस्तान अटेन इंडिपेंडेंस इन 1947। चाइना को जो इंडिपेंडेंस मिला वो मिला 1949, 2 साल बाद चाइना इंडिपेंडेंट हुआ। स्टिल चाइना बहुत आगे निकल गया। एज सून बिगन वर्किंग एंड रेजिंग द पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड सोशल डेवलपमेंट, चाइना काफी आगे निकल गया। तो 1947 में इंडिया पाकिस्तान, 1949 में चाइना को आजादी मिली। कोल्ड वॉर, ये हमारे सिलेबस से हटके है पोर्शन, बट लेकिन आपको पता होना चाहिए रशिया और अमेरिका दोनों ही बहुत पावरफुल नेशन है। रशिया यूएसएसआर, सोवियत यूनियन के था पहले, और अमेरिका अब इन दोनों में हमेशा से रहा है सुपर पावर बनने का, कि हम पूरी कंट्री पे, हम पूरे वर्ल्ड पे राज करें, पूरे मैप पे हम लोग, पूरे वर्ल्ड मैप पे हम लोग राज करें, हम सबसे आगे निकले। मतलब सुपर पावर बनने की चाहत हमेशा रशिया और अमेरिका में एक होड़ रहा है, कंपटीशन रहा है हमेशा ही। तो रशिया और अमेरिका के बीच का जो वॉर है ना, उस वॉर को बोलते हैं कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर एक ऐसी वॉर है जहां पे मारकाट नहीं होती, खून नहीं, खराबा नहीं होता, लेकिन दो कंट्रीज आपस में जो है वो मनमुटाव रखते हैं, उनकी पॉलिसीज को पास नहीं करते, उनके जो दोस्त है वो हमारे दुश्मन है और हमारे जो दोस्त है वो उनके दुश्मन है। इस तरीके से मनमुटाव चलता रहता है, फाइट नहीं करते ऑफिशियली, बट वो एक कोल्ड वॉर जो है वो चलता रहता है। Nations have been primarily trying to adopt the various means which will strengthen their own domestic economies. To the effect, they are also forming various regional global economic groupings such as SAARC nation, European Union, ASEAN group of 8 country, G20 group of 20 country, BRICS nation, etc. को ये सब ना हर कंट्री ने क्या कर रखा है, अपने अपने इकोनॉमिक ग्रुपिंग बना रखे हैं कि भाई हम इस ग्रुप का पार्ट है, हम इस ग्रुप का पार्ट है, और इस ग्रुप में जितने भी लोग होंगे हम उनकी मदद करेंगे, एक साथ हम लोग डेवलप करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे।
कोल्ड वॉर एक पीरियड है 1947 से 1991, सबसे लंबा चलने वाला वॉर है कोल्ड वॉर, ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशन बिटवीन द सोवियत यूनियन, जिसको रशिया बोलते हैं, विद इट्स सैटेलाइट स्टेट जो रशिया के फ्रेंड्स हैं, एंड यूनाइटेड स्टेट्स विद इट्स अलाइज जो अमेरिका के फ्रेंड्स है, यानी अमेरिका वाला जो ग्रुप हो गया, रशिया वाला ग्रुप जो हो गया, उनके बीच चला कोल्ड वॉर। और ये कब चला? आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। हिस्ट्री ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिगन बिटवीन 1946-1947। वर्ल्ड वॉर वन की बात करें 1914 टू 1918 वर्ल्ड वॉर वन चला। वर्ल्ड वॉर टू जो चला वो 1939 से 1945 तक चला। और उसके बाद कोल्ड वॉर की शुरुआत हो गई 46-47 में, जो लगभग 1991 तक चली। बट आज भी रशिया और अमेरिका में होड़ लगी रहती है सुपर पावर बनने का, पूरे वर्ल्ड पे राज करने का। चाइना, हम सबसे पहले चाइना के 5 पॉइंट पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे 90% चांस है एग्जामिनेशन में आने का। फिर हम पाकिस्तान के 5 पॉइंट पढ़ेंगे और इसके बाद हम चैप्टर को कुछ इंडिकेटर्स के साथ, एसडीआई के साथ खत्म करेंगे। चाइना की बात करें, ऑफिशियली पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है ना, पीपल्स जो मतलब कि सी जिनपिंग जो है वो उसके करंट प्रेसिडेंट है, इज अ कंट्री इन ईस्ट एशिया एंड इज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री। देखो 2017 के डेटा के अकॉर्डिंग 1.428 बिलियन, 142 करोड़ की आबादी चाइना की है। बहुत सारे लोग कहते हैं इंडिया में, पॉलिटिशियंस कहते हैं पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से इंडिया ग्रो नहीं कर पाता। मैं इस बात को नहीं मानता। चाइना इंडिया से भी पॉपुलेटेड कंट्री, अगर आज की डेट की बात करें, आज की डेट में चाइना को इंडिया ने पिछाड़ दिया है, लेकिन स्टिल चाइना हैवी पॉपुलेटेड कंट्री है और चाइना में डेवलपमेंट नेक्स्ट लेवल का है। आप यूट्यूब करके देखो, चाइना की डेवलपमेंट अलग लेवल की है। करप्शन इज द मेन प्रॉब्लम इन इंडियन इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो करप्शन की है। अभी बिहार में इलेक्शन हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा कि कई कई पैसे खिला के लोगों को वोट, मतलब लोग अपने वोट को बेच रहे हैं पैसों के लिए। फिर वो पैसा कहां से भरपाई करेगी पॉलिटिकल पार्टी? फिर आपके लिए वो सड़क नहीं बनाएगी, कुछ नहीं बनाएगी। आपको पैसे दे दें 10,000 रुपए, 20,000 रुपए बहुत है, आपके लिए कोई सड़क नहीं बनेगी, कोई स्कूल हॉस्पिटल कुछ नहीं। आप जिंदगी भर जो है फिर आप लो स्टैंडर्ड में जीते रहो। करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा है। सड़क बनने के लिए पैसा आता है, सड़क खा जाते हैं लोग, सड़क कुछ दिन में टूट जाती है, पुलिया गिर जाती है, कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये मेन प्रॉब्लम जो है करप्शन का है। खैर वो एक अलग पार्ट है। बट फिलहाल बात करें, चाइना मोस्ट पॉपुलस है 17 की डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज, और 1949 1 अक्टूबर में क्लास स्टैब्लिश हुआ। ऑफिशियल लैंग्वेज जो था वो था मैंड्रिन। माओ जेडोंग पहली बार जो है चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के हेड बने, कम्युनिस्ट पार्टी को लीड कर रहे थे माओ जेडोंग। माओ जेडोंग के हाथ में 1949 में सबसे पहले सत्ता आई। चाइना की ऑफिशियल लैंग्वेज है मैंड्रिन और 70% लोग जो है वो मैंड्रिन भाषा बोलते हैं। मैंड्रिन मतलब क्या होता है? चाइनीज भाषा। ठीक है। चाइना की इकोनॉमी की बात करें, एक ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है वर्ल्ड की। चाइना ने बहुत अप एंड डाउन देखा है, जैसे इंडिया ने बहुत अप एंड डाउन देखा है ना, उसी तरीके से चाइना ने बहुत अप एंड डाउन देखा है। वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका के बाद चाइना आज इस पोजीशन पे है कि वो अमेरिका को भी टक्कर देने को रेडी रहता है। सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अंडर द वन पार्टी रूल। ऑल क्रिटिकल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, एंटरप्राइज एंड लैंड ओन आर ऑपरेटेड बाय द इंडिविजुअल्स वर ब्रॉट अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल। चाइना में सरकार का कंट्रोल है सारा का सारा, हर चीज चाइना जो है अपने कंट्रोल रखता है। जमीन वमीन सब कंट्रोल जो है वो किसके पास है? सरकार के पास है। चाइना में 5 पॉइंट हम पढ़ेंगे। माओ जेडोंग साहब जो 1949 में आए, कम्युनिस्ट पार्टी के हेड बने और इन्होंने ही चाइना को जो है संभाला शुरू में। ऑल्दो इनकी बहुत सारी पॉलिसीज फेल हो गई, उसमें से एक पॉलिसी का नाम है ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन। जैसे ही माओ जेडोंग सत्ता में आए 1949 में, अपनी कम्युनिस्ट पार्टी के हेड बने, इन्होंने तुरंत क्या करा? एक कैंपेन चालू कर दिया, जिस कैंपेन का नाम है जीएलएफ कैंपेन। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। 1959 में चाइना ने शुरू किया जीएलएफ कैंपेन, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन। माओ जेडोंग ने बोला नेक्स्ट 5 इयर्स के अंदर हम अमेरिका को, इंग्लैंड को, सबको पिछाड़ देंगे, एक लंबी छलांग लगाएंगे। उसी लंबी छलांग को बोलते हैं ग्रेट लीप फॉरवर्ड। अकॉर्डिंग टू दिस, चाइना ने जो कैंपेन चलाया, उस कैंपेन के अकॉर्डिंग इन्होंने फोर्स एग्रीकल्चर कलेक्टिवाइजेशन को प्रमोट किया। मिलजुल के सब लोग खेती बाड़ी करो। आप यकीन मानो, सब लोग मिलजुल के दिन रात, उनके बच्चे सब खेती बाड़ी ही कर रहे थे कि एग्रीकल्चर का आउटपुट को बढ़ाना है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से एग्रीकल्चर के आउटपुट को बढ़ाना है। और दूसरा,
रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, घर घर में कारखाने, स्टील की कारखाने। सोचो उस टाइम पे लोग स्टील मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे थे। आज चाइना बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आगे, चाइनीज प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है। वो कहीं ना कहीं ये देन है कि फोर्स कमर्शलाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन को माओ जेडोंग ने प्रमोट किया। दिस वाज इनिशिएटेड बाय माओ जेडोंग टू मॉडर्नाइज चाइनाज इकोनॉमी इन 1958। द एम ऑफ दिस कैंपेन वाज टू ट्रांसफर द एग्रीरियन इकोनॉमी इनटू मॉडर्न इकोनॉमी। एग्रीरियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर इकोनॉमी को मॉडर्न इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्म करना। चाइना में इतनी खेती बाड़ी अच्छे से होती नहीं है। चाइना का कल्टीवेशन, चाइना का क्लाइमेट, मट्टी अलाउ नहीं करता खेती बाड़ी के लिए। तो चाइना ने जितनी भी खेती बाड़ी करनी थी वो मॉडर्न तरीके से किया और साथ में इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना चालू किया। घर घर कारखाने लगाए गए, स्टील के कारखाने, थ्रू द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। वहां पे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया। अंडर दिस प्रोसेस पीपल वर एनकरेज टू सेट इंडस्ट्रीज इन देयर बैकयार्ड। अपने घर के बैकयार्ड में इंडस्ट्रीज बनाओ। रूरल एरिया कम्यून को फॉर्म किया। जो रूरल एरिया था वहां लोगों कम्यून्स, कम्यून मतलब क्या है, सब लोग मिलजुल के एक साथ रहेंगे और मिलजुल के खेती बाड़ी करेंगे। अंडर कम्यून सिस्टम पीपल कलेक्टिवली कल्टीवेट लैंड। लोग जो है सब लोग मिलजुल के सरकारी जमीन पे खेती बाड़ी करते थे। 1958 में लगभग 26,000 कम्यून बन गए थे जो सारा का सारा फार्म एरिया को कवर कर रहे थे। 26,000 ग्रुप बन गए थे। जीएलएफ कैंपेन मेट विद मेनी प्रॉब्लम्स सच एज 30 to 55 मिलियन डेथ बाय द स्टारवेशन, एग्जीक्यूशन, टॉर्चर, फोर्स लेबर एंड सुसाइड आउट ऑफ डिप्रेशन। सर ऐसा क्या हो गया कि 30 से 55 मिलियन यानी कि 5 करोड़ लोग अराउंड मर गए इस कैंपेन के बदौलत। चाइना में इसकी कोई बात नहीं करता, माओ जेडोंग को इसका जिम्मेदार नहीं ठहराए जाते कि भाई वो पॉलिसी इसकी फॉल्ट हो गई। इन्होंने इतनी भूख थी आगे बढ़ने की, इन्होंने क्या किया, 4 पेस्ट एक लॉ ले आए जहां पे इन्होंने बोला, मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, उस वजह से लोग स्टारवेशन, खाने की कमी, टॉर्चर, फोर्स लेबर, सुसाइड, लोगों को बहुत मारा पीटा जाता, लोग जो है मर गए। हाउएवर रशिया हैड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना, इट विथड्रॉ द प्रोफेशनल हु हैड अर्लियर सेंट टू चाइना टू हेल्प द इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस। बाकी चाइना को हेल्प करने के लिए रशिया ने कुछ लोगों को भेज रखा था, फिर जब चाइना का रशिया से भी कुछ विवाद हो गया तो उन्होंने उसे विड्रॉ कर लिया। एक्चुअली होता है जब सरकार चेंज हो जाती है ना दो कंट्री के बीच में, फिर नई सरकार आती है तो मनमुटाव हो जाता है। खैर इसमें जो ये वाले पॉइंट थे ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 4 जीएलएफ कैंपेन। अब सवाल ये है, अब सवाल ये वाला है क्लास, सवाल यहां पे सवाल ये है कि जो जीएलएफ कैंपेन है वो क्यों बर्बाद हो गया। देखो ये रहा माओ जेडोंग, इस तरीके से जीएलएफ कैंपेन कुछ उस टाइम क्या कुछ एक्चुअल पिक्चर है। अभी जो बर्बाद हुआ ना, देखो ऐसे लोग खेतीबाड़ी करते हैं मिलजुल के, खेतीबाड़ी इस तरीके से, कलेक्टिवाइजेशन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कलेक्टिवाइजेशन। इस तरीके से देखो यहीं पर रहते थे और यहीं वो खेतीबाड़ी करते थे, जहां रहते थे उसी एरिया में आसपास खेतीबाड़ी, पूरा का पूरा दिन रात खेतीबाड़ी ही काम किया करते थे और कोई काम नहीं था। इन्होंने 4 पेस्ट कैंपेन चलाया 1958 में। इन्होंने बोला भाई चूहे ये बुरैया है, जिसको स्पैरो बोलते हैं, मक्खी मच्छर, ये फसल को खा जाते हैं, इनको बिल्कुल मार डालो। ये जहां दिखे लोग जो है इनके पीछे इतनी बुरी तरीके से पड़ गए, इनकी आबादी ही लगभग खत्म कर दी। गुलेल ले ले की क्लास इनको मारा करते थे, है ना, वो बजात साउंड नॉइज पॉल्यूशन करते थे, लोग जाके नीचे बैठते थे, इनको मार के देखो इनकी माला लोग पहनते थे, इस तरीके से इनको पकड़ लिया करते थे कि भाई ये फसल को खराब कर देते हैं। अगर आप इनको मार दोगे, चिड़िया को मार दोगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी? फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर आपने इनको मार दिया तो इनको कौन खाएगा? ग्रास होपर को खाएगा कौन? और इनकी तादाद इतनी ज्यादा बढ़ गई कि ये पूरी की पूरी फसल को आके चर के चले जाते थे। जब फसल बर्बाद हो गया, थोड़ा बहुत फसल बचा, माओ जेडोंग ने उसे अमेरिका को बेचना चालू कर दिया, डेवलप नेशन को एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया और अपने देश के लोगों को खाने की कमी पड़ गई, जिसकी वजह से लगभग 3 से 5 करोड़ लोगों की ड्यू स्टारवेशन, ड्यू टू लैक ऑफ फूड, उनकी देखो डेथ हो गई। लोग अपने सामने अपने परिजनों को मरता देख रहे थे। ये प्रॉब्लम आई थी जीएलएफ कैंपेन के अंदर। बट इसका डिस्कशन कहीं आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि चाइना में आपको पता है कि भाई बात करना, अलीबाबा के फाउंडर को कैसे गायब कर दिया था आपको पता ही है, तो बात करना बड़ा मुश्किल हो जाता है चाइना में। बट ये मेन पॉइंट्स है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना। 1958 में जो जीएलएफ कैंपेन लेके आए थे उसके अंदर उन्होंने बात करी, बट वो फाइनली फेलियर हो गया। 3 से 5 करोड़ लोग अराउंड जो है उनकी डेथ हो गई। कई सारे ऑथरों ने, बाहर के ऑथरों ने उसके ऊपर बुक भी लिखी है। सेकेंड इज ग्रेट
प्रोलेटेरियल कल्चरल रेवोल्यूशन। जब भी देश खतरे में आता है ना तो तुरंत कल्चर खतरे में आ जाता है। जब इनको लगा कि हमारी सरकार जो है वो डूबने वाली है तो 1966 के अराउंड इन्होंने एक और रेवोल्यूशन चालू किया, कल्चरल रेवोल्यूशन। माओ इंट्रोड्यूस द ग्रेट प्रोलेटेरियल कल्चरल रेवोल्यूशन। इट एम वाज टू वीप आउट द पीपल हु अपोज द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। कम्युनिस्ट पार्टी के हेड थे ये, तो इन्होंने बोला कि जो भी हमारी आइडियोलॉजी, कम्युनिस्ट पार्टी का आप समझ लो मतलब ये है जहां पे सरकार सारी चीजों पे कंट्रोल करके रखेगी, आपको काम करना है बट ओनरशिप आपको नहीं मिलेगा। जमीन पे खेतीबाड़ी करो रहो लेकिन ओनरशिप किसकी है? सरकार की, लीज पीरियड जैसा, राइट। तो यहाँ पे इनकी कुछ आइडियोलॉजी थी, इनकी विचारधारा थी माओ जेडोंग की। जैसे हमारे कंट्री में राहुल गांधी की अलग विचारधारा है, मोदी जी की अलग विचारधारा है, तो इसी तरीके से इनकी जो विचारधारा थी, इन्होंने एक किताब लिखी रेड बुक, एक छोटी सी किताब थी रेड बुक, तो बच्चे पढ़ रहे हैं, और इस किताब के अंदर अपनी अपनी विचारधारा लिखी, स्कूल में कंपलसरी करा दिया, लोगों को किताब बांटने लगे कि आप हमारी ये किताब पढ़ो और हमारी विचारधारा को फॉलो करो, और अगर हमारी विचारधारा को जो लोग फॉलो नहीं करेगा उनको पूरी तरीके से खात्मा कर देंगे। आप यकीन नहीं मानोगे, इस किताब को पढ़ के लोग इतना भड़क जाते थे कि अपने प्रोफेसर्स को, टीचर्स को मारते थे जो उनके अपोज में बात करते थे, अपने फैमिली मेंबर्स तक से लोग लड़ जाते थे। इस किताब को माओ जेडोंग ने जो लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है, हम माओ जेडोंग को फॉलो करेंगे, अगर आप उल्टा बोलोगे उनके बारे में तो मारपीट कर लेंगे। वही सिनेरियो जो आज की डेट पे होता है, मोदी जी के लिए कोई उल्टा बोलता है तो भाई दूसरे पार्टी के सपोर्टर लड़ने लग जाते हैं। आप देखो सोशल मीडिया पे नीचे कमेंट सेक्शन, मोदी जी अपना एंजॉय कर रहे हैं, राहुल गांधी अपना एंजॉय कर रहे हैं, बट कमेंट सेक्शन में जो आम जनता है, गरीब जनता है, वो लड़ाई कर रहे हैं उनके बिहाफ में, उनके लिए कि नहीं जी ये हमारे भैया, ये हमारे भैया। तो यही चीज पहले हुआ करते, लोग मारकाट पे आ जाते थे। अब जो कल्चरल रेवोल्यूशन था उसके अंदर क्या था, बहुत सारे स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को भेजा जाता था, लर्न फ्रॉम द कंट्री साइड, सीखो। सीखो का मतलब क्या? हमारी विचारधारा को अलग अलग जगह प्रचार करो। दिस इज कॉल्ड रेड बुक। और मैं आपको ना बहुत डिटेल में अच्छे समझा रहा हूं ताकि आप इसका 20% भी याद रखोगे ना, टीचर आपको नंबर दे देगा, ठीक है। तो देखो इस तरीके से हर बच्चों को रेड बुक दी जाती थी जिसके अंदर माओ जेडोंग अपनी विचारधारा को लिखते थे। लोग मारने मिटने के लिए इनके लिए तैयार हो जाते थे। रेड बुक को पढ़ के इनकी जो आर्मी थी उनको रेड आर्मी कहा जाता था, राइट। तो माओ की डेथ हो गई फाइनली 1976। कुल मिला के जो कल्चरल रेवोल्यूशन था उसके अंदर माओ जेडोंग ने बोला कि जो अपोजिशन की पार्टी है वो हमारे कल्चर पे इंपैक्ट डाल रही है, वो बाहर से कंट्री कंपनी को बुलाएगी एलपीजी के तहत, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के तहत, और हमारा कल्चर खत्म हो जाएगा, बाहर के लोग आएंगे। अब इंडिया में तो यही हुआ, आज हम लोग को अपना कल्चर तक नहीं पता, हम लोग मोस्टली वेस्टर्न ड्रेस, वेस्टर्न खाने में रहते हैं, हमें अपना कल्चर तक नहीं पता। तो माओ जेडोंग ने उसी बात पे जो लोगों को भड़काना चालू किया, और 1976 में माओ जेडोंग जी की जो है यहाँ पे डेथ हो गई। उसके बाद फिर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुआ। जब माओ जेडोंग जी नहीं रहे तो फाइनली चाइना में जो है वो रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया। द प्रेजेंट डे फास्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन चाइना कैन बी ट्रेस बैक टू द रिफॉर्म इंट्रोड्यूस 1978। ना हम लोग रिफॉर्म्स लेके आए 1991 में, पाकिस्तान लेके आए 1988 में, हम इंडिया रिफॉर्म सबसे लेट लेके आए, चाइना लेके आ गया 1978 में। रिफॉर्म्स में जो इनिशियल फेज था, रिफॉर्म्स को एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट सेक्टर में लागू किया गया। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, हमने रिफॉर्म्स में एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया, लेकिन इन्होंने रिफॉर्म्स को एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट फर्स्ट फेज में लागू किया। इन एग्रीकल्चर में कम्यून लैंड वर डिवाइड इनटू स्मॉल प्लॉट, पहले सब लोग मिलकर खेतीबाड़ी करते थे, अब इन्होंने क्या किया, स्मॉल स्मॉल प्लॉट बांट के लोगों को दे दिया कि आप इस पे खेतीबाड़ी करो, बट ओनरशिप अभी भी सरकार की ही रहेगी। Only for use, not as ownership to the individual or household. They were allocated to keep all income. कि आप टैक्सेस पे करो, अपनी सारी इनकम अपने पास रखो। फिर लेटर फेज के अंदर रिफॉर्म्स को अलग अलग सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में लागू किया गया। प्राइवेट सेक्टर फॉर्म, टाउनशिप, विलेज एंटरप्राइजेस को अलाउ किया गया कि आप भी सामान बना सकते हो, और सरकारी कंपनी से आप भी कंपटीशन कर सकते हो। सरकारी कंपनी को एसओई कहा जाता है, स्टेट ओन एंटरप्राइजेस, और कंपटीशन को बढ़ावा दिया गया रिफॉर्म्स के अंदर। तो 1978 में माओ जेडोंग की डेथ के बाद फाइनली चाइना में रिफॉर्म्स आया। 3 पॉइंट ध्यान रखना अभी जो मैंने पढ़ाया, जीएलएफ कैंपेन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, कल्चरल रेवोल्यूशन माओ जेडोंग की जो आइडियोलॉजी है उसको फैलाने के लिए था, और तीसरा जो था आपका वो आ गया आपका रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस इन चाइना, वो भी 2 फेजेस के अंदर। फिर अगला आया अच्छा डुअल प्राइसिंग पॉलिसी रिफॉर्म। चौथा पॉइंट जो है वो डुअल प्राइसिंग पॉलिसी रिफॉर्म्स है। सरकार ने क्या किया, कुछ ऐसे सामान, फार्मर एंड इंडस्ट्रियल यूनिट वर रिक्वायर्ड टू बाय एंड सेल क्वांटिटी ऑफ इनपुट एंड आउटपुट ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइसेस फिक्स बाय द गवर्नमेंट। कुछ ऐसी चीजें थी जिसकी प्राइस सरकार ने खुद फिक्स किया, और बाकी ट्रांजेक्शन का प्राइस जो है वो मार्केट प्राइस पे डिमांड सप्लाई को देखते हुए सेट किया गया। सरकार ने बोला कुछ जरूरी चीजें हैं उनका प्राइस हम सेट करेंगे, बाकी चीजों का प्राइस जो है वो मार्केट सेट कर सकता है। 5वां स्पेशल इकोनॉमिक जोन।
फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए, यानी कुछ कुछ ऐसा एरिया जहां पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कारखाने लगाए जाएंगे, उससे भी काफी ज्यादा चाइना को बूस्ट मिला। सो ये 5 के 5 पॉइंट, डुअल प्राइसिंग सिस्टम हो गया, एससीजेड हो गया, इसके अलावा रिफॉर्म्स हो गया, जीएलएफ कैंपेन 1958 का हो चाहे 1966 का कल्चरल रेवोल्यूशन हो, ये 5 पॉइंट से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, इसको अच्छे से याद कर लें। चाइना के डेवलपमेंट की शुरुआत इन्हीं 5 पॉइंट से हुई थी। अब बात करते हैं पाकिस्तान। ऑफिशियली इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इज अ कंट्री इन साउथ एशिया, वर्ल्ड 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री, जिनकी पॉपुलेशन लगभग 21 करोड़ के आसपास है, हमारे उत्तर प्रदेश जितनी। गेन इंडिपेंडेंस इन 1947, मोहम्मद अली जिन्ना के जिद की वजह से, अंग्रेजों की चाल की वजह से फाइनली पाकिस्तान अलग बनाया गया। 1971 में एक और वॉर छिड़ा, ठीक है, जिसमें इंडिया भी शामिल हुआ। एक सिविल वॉर छिड़ा, ईस्ट पाकिस्तान को अलग अलग वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान में बांट दिया गया। भाई अब बंटवारा किया जाएगा तो कैसे बंटवारा किया जाएगा? जहां ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन थी उसको पाकिस्तान घोषित कर दिया, और मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा जो थी वो थोड़ी सी बंगाल की तरफ थी। समझ रहे हो बात को? तो फिर आज जो बांग्लादेश है वो पहले इंडिया का पार्ट था, फिर पाकिस्तान में गया, फिर पाकिस्तान से हटके वो क्या हो गया, अलग बन गया बांग्लादेश। ठीक है, इन हिस्ट्री, और ये 34th लार्जेस्ट कंट्री है अगर मैं बांग्लादेश की बात करूं, और इट इज हिस्ट्री हैज बीन कैरेक्टराइज्ड बाय पीरियड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, मिलिट्री रूल, आपको पता है पाकिस्तान में मिलिट्री रूल कितना चलता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इट हैज द सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड आफ्टर इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है, सेकंड नंबर पे जो आता है वो पाकिस्तान आता है, और ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, और जो नेशनल लैंग्वेज वो उर्दू है। अगर मैं पाकिस्तान की आई एम सॉरी, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो जो काम की चीज है वो है मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम। इंडिया की तरह पाकिस्तान भी मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो करता है, जहां पे प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर मिलकर काम करती हैं। रोल जो है वो 1970 तक जो है सरकारी कंपनी ने अपने पास रख रखा था। अर्ली 1970 नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज टुक प्लेस। नेशनलाइजेशन का मतलब क्या है? सरकार कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री को चलाएगी, सरकार मेजर इंडस्ट्रीज को अपने हाथ में रख रही थी। और 1970s के बाद में देयर वाज अ शिफ्ट इन द गवर्नमेंट पॉलिसी व्हेन इट इज adopted by the policy of denationalization। 1970 के बाद, 1970 तक सरकार ने सब चीज अपने हाथ में रखी, 1970 के बाद डीनेशनलाइजेशन हो गया। गवर्नमेंट इंकरेज करती थी प्राइवेट सेक्टर को, और उनको बहुत सारे इंसेंटिव देती थी कि आओ हमारे यहाँ बिजनेस करो और हमारे यहाँ नई नई इन्वेस्टमेंट्स को लेके आओ। हाँ, 1971 का देखो ये वॉर है, ये है ईस्ट पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है, और ये वेस्ट पाकिस्तान। इनके बारे में ज्यादा कुछ आपको पढ़ना नहीं है, बस 1971 का वॉर था जहां से ये क्लास, ये ईस्ट पाकिस्तान जो है यहाँ से अलग होके वो बांग्लादेश बन गया। और इसके बारे में थोड़ा बहुत बताता हूँ क्यों ऐसा हुआ, आपके नॉलेज के लिए, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट नहीं है। वेस्ट पाकिस्तान के लोग सोचते थे ईस्ट पाकिस्तान के लोग ना सेकंड क्लास सिटीजन है, थर्ड क्लास लोग हैं, इनके साथ बहुत भेदभाव होता था, बहुत भेदभाव होता था, चुनाव लड़ने तक की इनको इजाजत नहीं थी, और इनको बोला गया भाई उर्दू बोलो, उर्दू हमारा कंपल्सरी लैंग्वेज है। भाई बंगाली बोलते थे, कहाँ से उर्दू बोल लेंगे? तो इट इज एस्टिमेट दैट मेंबर ऑफ द पाकिस्तानी मिलिट्री एंड सपोर्टिंग प्रो पाकिस्तानी इस्लामिक मिलिटेंट्स किल बिटवीन 3 लाख से 30 लाख लोग। ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान इनसे फाइनली चुनाव लड़े और चुनाव जीत भी गए। इनको हजम नहीं हुआ भैया ये चुनाव कैसे जीत गए, यहाँ पे अटैक कर दिया इन्होंने और पता नहीं कितने लोगों को मारा। डेटा कहता है 3 लाख से 30 लाख सिविलियंस को, आम जनता को मार डाला। 4 लाख के लगभग रेप हुए, घर के मेंबर के सामने महिलाओं का रेप करते थे, ये छोटे बच्चों को मार डालते थे। एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फर्दर 1 करोड़ पीपल फ्लड द कंट्री टू सीक द रेफ्यूज इन इंडिया। 1 करोड़ लोग जो है वो इंडिया में, आज भी देखोगे बांग्लादेश से लोग जो है वो इंडिया में भाग के चले आए। बांग्लादेश की सिचुएशन तो पता ही है। ये जो शेख मुजीबुर रहमान थे ना, उन्हीं की बेटी थी जो अभी उनको सेंटेंस जो है, शेख हसीना है थिंक, उनको कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दे दिया है, उनके कोर्ट ने। और ऐसा कुछ है नॉलेज, जहां तक है एग्जैक्टली नहीं कह सकता, आप चेक कर लेना, ठीक है, न्यूज़ में आता रहता है। तो अब इस सिचुएशन में जब ईस्ट पाकिस्तान से लोग आने लगे यहाँ पे इंडिया में रेफ्यूजी लेंगे, तब जाके जो है इंदिरा गांधी ने जो है, ये है मुजीबुर रहमान, जब जीत गए ना शेख मुजीबुर रहमान और पाकिस्तान पीपल पार्टी से जब जीत गए, उनको हजम नहीं हुआ, इन्होंने उठा के जेल में डाल दिया इसको। तब इन्होंने देखो कैसे अटैक किया, लोगों को रेप किया, मर्डर किया, बुरी तरीके से जो है ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को परेशान किया। फिर जब इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा जाता है, इन्होंने जो कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है कभी भी भारत और बांग्लादेश इसको भुला नहीं सकता। पाकिस्तान को झुकाया वहां पे, और इंडिया ने
उन्होंने सपोर्ट किया बांग्लादेश का, मुजीबुर रहमान का, जिसकी वजह से, उनकी बेटी को भी खैर सपोर्ट किया, जिनकी वजह से जो है क्लास इनको ये कंट्री अलग हुआ और फाइनली इनका अपना एक कंट्री बना। तो जो वॉर चल रहा था तो उनकी तरफ से पाकिस्तान, उनकी तरफ से जो है वो अमेरिका आ गया, तो हमारी तरफ से जो है रशिया आ गया। अमेरिका और रशिया जो दोनों आए तो भैया अमेरिका को लगा भाई रशिया बीच में इन्वॉल्व हो गया। भाई देखो, पाकिस्तान की तरफ से आया अमेरिका और हमारी तरफ से रशिया, जब उनको लगा कि भाई रशिया बीच में पड़ रहा है तो भैया वापस पाकिस्तान जो है, जो अमेरिका वापस चला गया और फिर रशिया भी वापस चला गया और फाइनली इंडिया ने बहुत बुरी तरीके से पाकिस्तान को हराया और बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई। और ये सब किसकी वजह से हुआ? ये सब जो हुआ वो इंदिरा गांधी की वजह से हुआ। ठीक है, आयरन लेडी। चौथा पॉइंट, ये तो खैर नॉलेज की बात थी, पेपर में नहीं आने वाला है, इस थोड़ा चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने समझा दिया। फाइनेंशियल सपोर्ट इन लेट 1970 लेट 1970 में पाकिस्तान को भीख मांगने की आदत शुरू से ही है। वेस्टर्न नेशन से और अलग अलग जो इमिग्रेंट्स हैं उनसे इन्होंने उधार लेना चालू कर दिया। चाइना ने भी पाकिस्तान को इतना उधार दे रखा है ना, एक टाइम पे पूरा पाकिस्तान चाइना खरीद लेगा, इतना उधार उनको दे रखा है। ग्रीन रेवोल्यूशन, इन केस ऑफ इन्होंने जो ये पाकिस्तान में ना, पांचवा पॉइंट है पाकिस्तान के बारे में, इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन लागू किया फूड ग्रेन को बढ़ावा देने के लिए। आपको पता है कि ज्यादातर एग्रीकल्चर वाला एरिया जब बंटवारा हुआ वो पाकिस्तान में चला गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो मतलब कि एग्रीकल्चर सेक्टर है वो काफी अच्छा है और पाकिस्तान एक तरीके से एग्रीन इकोनॉमी स्ट्रक्चर जो है वो धीरे धीरे चेंज होने लगा और एग्रीकल्चर पे काफी मॉडर्न तरीके से खेतीबाड़ी पाकिस्तान में किया जाने लगा ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत। जैसा हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन था वैसे ही पाकिस्तान का भी ग्रीन रेवोल्यूशन था। अब बात करते हैं कंपैरेटिव स्टडी। अभी हमने पाकिस्तान के 5 पॉइंट पढ़ लिए, चाइना के 5 पॉइंट पढ़ लिए, अब कंपैरिजन की बात करते हैं। तो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ दीज 3 कंट्री आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू, आज हम बात करेंगे डेमोग्राफिक इंडिकेटर की, हम बात करेंगे जीडीपी की, हम तीनों के सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करेंगे। अब एक एक करके तीनों की बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं डेमोग्राफिक इंडिकेटर में, तो इंडिया की पॉपुलेशन, डेटा मैंने 17-18 का ले रखा है, ठीक है। इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 135 करोड़ है। चाइना हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है, लगभग 140 करोड़ के आसपास। पाकिस्तान सिर्फ 21 करोड़ के आसपास, पाकिस्तान की पॉपुलेशन बहुत कम है। अगर एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की बात करूं, तो अगर पॉपुलेशन की बात करें सबसे आगे कौन है? चाइना। एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में सबसे आगे कौन है? पाकिस्तान। पाकिस्तान की फैमिलीज देखोगे ना, बड़ी बड़ी फैमिलीज होती हैं, लगभग 2% है, जबकि चाइना की 0.46 है। चाइना का जो एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है वो घट गया ड्यू टू वन चाइल्ड पॉलिसी। एक्चुअली चाइना ने 2015 में ही ना वन चाइल्ड पॉलिसी को एबोलिश कर दिया, खत्म कर दिया, लेकिन उससे पहले चाइना की एक पॉलिसी हुआ करती थी, वन चाइल्ड पॉलिसी, बच्चा एक ही होगा। जब एक ही बच्चा होगा तो सबसे ज्यादा लड़का हो, हमारा भविष्य आगे बढ़ेगा, भाई हमारा खानदान आगे बढ़ेगा। तो लड़के ही लड़के होंगे तो लड़के वैसे भी, जब लड़कियां नहीं होंगी शादी किससे होगी फिर? तो इसीलिए पॉपुलेशन बहुत ज्यादा घट गई थी और इसकी मतलब पॉपुलेशन थोड़ा शार्पली डाउन हो गया और उसकी वजह से चाइना का जो एनुअल ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का वो कम है और इंडिया का जो है 1 है। डेंसिटी मतलब भीड़, 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो इंडिया इसमें बहुत खराब है। इंडिया इज हाई डेंस कंट्री, तो ऐसी कंट्री इंडिया है, कौन नहीं रहना चाहता भारत के अंदर। 455 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं इंडिया के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान में 275 और चाइना में 148, तो भीड़ चाइना में आपको जगह ज्यादा है। 3rd लार्जेस्ट कंट्री है एरिया के हिसाब से, तो पॉपुलेशन ज्यादा तब भी चलेगा। इंडिया जो है वो अराउंड 7th है और जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से पर स्क्वायर लैंड में थोड़े से ज्यादा लोग रहते हैं। सेक्स रेशियो, मेल फीमेल का रेशियो 924 फीमेल है 1000 मेल पे, जबकि 949 है। चाइना का सेक्स रेशियो अच्छा है, पाकिस्तान का जो है वो चाइना से थोड़ा सा बुरा है और इंडिया का सबसे बुरा है सेक्स रेशियो के मामले में। इंडिया में बहुत भेदभाव है, लड़का चाहिए सबको, भले वो बुढ़ापे में साथ ना रहे। फर्टिलिटी रेट की अगर मैं बात करूं तो फर्टिलिटी मतलब ऑन एन एवरेज एक महिला कितने बच्चे पैदा करती है, तो इंडिया में 2.2, जबकि चाइना में 1.7 है, पाकिस्तान में 3.7। तुमने कहा चाइना की पाकिस्तान की फैमिलीज बड़ी होती है। अर्बनाइजेशन चाइना में 59% एरिया अर्बनाइज है, जबकि पाकिस्तान में 37, सबसे खराब इंडिया का है, 34% एरिया अर्बनाइज है। हम लोग सिर्फ बटके रह गए पॉलिटिशियंस द्वारा, पॉलिटिशियन बांटते रहते हैं, लड़ाई करवाते रहते हैं, नौकरियां मिलती नहीं है, करप्शन पीक लेवल पे है, टैक्सेस हर चीज के ऊपर है, तो कहां से ग्रो करेगा देश? 34% एरिया जो है वो ओनली अर्बनाइज्ड है। हाँ, आजादी के मामले में बहुत है, सरकार को खुलेआम गाली दो, हमारी कंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए हमारी कंट्री फ्री रखती है। जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें, इंडिया की 5.7% जीडीपी था, अब बढ़कर हो गया 7.3, 15-17 की बात करें। चाइना में 10.3 पहले था, घट के 6.8 हो गया, पाकिस्तान का 6.3, 5.3। तो जीडीपी ग्रोथ रेट में अकेली एक कंट्री है जो आगे है और वो क्या है क्लास? आपकी इंडिया। अगला है पीपीपी, परचेसिंग पावर पैरिटी। अब ये कॉन्सेप्ट से ना पेपर में एक शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ध्यान से समझाता हूं, इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे। अब देखो, हर कंट्री का एक्सचेंज रेट अलग है और मैं एक्सचेंज रेट की बात नहीं कर रहा, 85 रुपीज का $1 आता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं कि
परचेसिंग पावर पैरिटी का मतलब क्या है, दो कंट्री का जो गुड्स है हम उसको कैसे कंपेयर करेंगे। जैसे अमेरिका में ये बर्गर जो आता है वो $3.57 का आता है, और यही बर्गर मान लेते हैं ब्रिटेन में आता है $2.29 का। तो अगर आप इसका रेशियो देखोगे तो 1.56 रुपए अगर आप अमेरिका में कमाते हो डॉलर, तो वो 1 पाउंड के बराबर है। इसको बोलते हैं परचेसिंग पावर पैरिटी। एक्सचेंज रेट इज नॉट परचेसिंग पावर पैरिटी। इंडिया में एक मैकडी का बर्गर अगर 85 रुपए का आता है तो जरूरी नहीं है कि अमेरिका में वही बर्गर $1 का मिलेगा, क्योंकि ये एक्सचेंज रेट है। दिस इज नॉट, ये एक्सचेंज रेट है। परचेसिंग पावर पैरिटी का मतलब क्या है कि इंडिया में मेरे पास जो पैसे हैं उससे मैं कितना सामान खरीद सकता हूं, और सेम पैसे से मैं अमेरिका में कितना सामान खरीद सकता हूं, या फिर वो सेम सामान मुझे अमेरिका में कितने रुपए के अंदर मिलेगा। मैं इंडिया में 2 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं, और जो लिविंग स्टैंडर्ड में इंडिया में जी रहा हूं, सेम लिविंग स्टैंडर्ड अमेरिका में जीने के लिए मुझे कितने डॉलर कमाने पड़ेंगे, तो वो डॉलर और ये 2 लाख रुपए, इसका जो रेशियो बनेगा, दिस इज कॉल्ड परचेसिंग पावर पैरिटी। तो 3.57 सेम बर्गर के लिए, 2.29 सेम बर्गर के लिए, तो जो रेशियो आएगा 1.56, यानी कि $1.56 जो है वो 1 पाउंड के बराबर है सामान खरीदने के लिए, नॉट एक्सचेंज रेट। दिस इज कॉल्ड परचेसिंग पावर पैरिटी। इट इज एन कॉमन थ्योरी दैट अलाउ द कंपैरिजन ऑफ परचेसिंग पावर ऑफ वेरियस वर्ल्ड करेंसीज टू अनदर। तो एक कंट्री करेंसी को दूसरी कंट्री करेंसी से कंपेयर करने के लिए कॉन्सेप्ट बनाया गया पीपीपी, परचेसिंग पावर पैरिटी। ये थ्योरेटिकल एक्सचेंज रेट है जो अलाउ करता है सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए अलग अलग कंट्री में। पीपीपी कंपेरिजन कौन करता है बेटा? वर्ल्ड बैंक करता है। 2021 में इंडिया और यूएस का पीपी कंपैरिजन था, वो था $1 23 रुपए। अगर आप इंडिया में 23 रुपए कमाते हो तो सेम लिविंग स्टैंडर्ड जीने के लिए अमेरिका में आपको $1 कमाना पड़ेगा। इंडिया में ये बर्गर 23 रुपए का अगर आप खरीद रहे हो तो सेम बर्गर अमेरिका में जो है वो आपको $1 का मिलेगा। एक्सचेंज रेट नहीं है, ये पीपीई है। तो यूएस डॉलर को यूनिवर्सली एक्सेप्टेड करेंसी माना जाता है। आपने पढ़ा भी था फॉरेन एक्सचेंज और बीओपी के अंदर, फॉरेन एक्सचेंज के अंदर जीडीपी अलग अलग कंट्री की भी जो मेजर किया जाता है वो परचेसिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे ही किया जाता है, क्योंकि एक कंट्री की जो परचेसिंग पावर है उसको दूसरी कंट्री से कंपैरिजन करोगे तो वो पीपीई के थ्रू ही करोगे, परचेसिंग पावर पैरिटी के थ्रू। ठीक है, परचेसिंग पीपीपी, सॉरी पीपीई बोल दे रहा हूँ गलती से, पीपीपी है परचेसिंग पावर पैरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्टरल कंट्रीब्यूशन। अब ये आपको डेटा पेपर में दे देगा और बोलेगा इस डेटा को ना आपने एक्सप्लेन करना है, डेटा रट्टा नहीं मारना, एक्सप्लेन करना है। हालांकि इस डेटा में कौन सबसे आगे है कौन सबसे पीछे है ये आपको याद रखना पड़ेगा, बट पेपर में आता क्या है, सिर्फ इसको एक्सप्लेनेशन आता है। जो ये तीनों के तीन कंट्री है ना, हम कंपैरिजन करेंगे एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सर्विस सेक्टर के तीनों कंट्री का। एक तो कंट्रीब्यूशन टू जीवीए, जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन और कितने लोग काम करते हैं इन सेक्टर्स के अंदर। तो सबसे पहला, इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो सिर्फ 16% जीडीपी में जो है जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर 30%, सर्विस सेक्टर 54%। यानी कि इंडिया की जो भी जीडीपी है उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किस सेक्टर का होता है? सर्विस सेक्टर का। जबकि लोगों की बात करें तो ये जो इंडिया का एग्रीकल्चर में 43% लोग अराउंड जो है वो खेतीबाड़ी कर रहे हैं। 43% लोग खेतीबाड़ी में एंगेज हैं, और जीडीपी में वो कंट्रीब्यूशन कितना कर रहे हैं? जस्ट 16%। मैन्युफैक्चरिंग में 25% लोग इंगेज है जिनको काम मिल रहा है और वो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं 30%। सर्विस सेक्टर में 32% लोग इंगेज है और कंट्रीब्यूशन है 54% का। तो इंडिया में सबसे ज्यादा लोग किस सेक्टर में काम करते हैं? सर प्राइमरी सेक्टर में। सबसे कम, आपको सबसे कम जो है वो मैन्युफैक्चरिंग, और सेकंड नंबर पे सर्विस सेक्टर। जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर का है, फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर का है, फिर जाके एग्रीकल्चर सेक्टर का है। इसी तरीके से चाइना की बात करें, चाइना का जो डेमोग्राफिक एरिया है, क्लाइमेट कंडीशन है, वो अलाउ नहीं करता, खेतीबाड़ी चाइना में ज्यादा नहीं हो सकती। तो चाइना का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो जीडीपी में सिर्फ 7% कंट्रीब्यूट करता है, और मैन्युफैक्चरिंग में 41, सर्विस में 52% कंट्रीब्यूशन है। अगर मैं बात करूं वर्कफोर्स की, तो चाइना में 26% लोग खेतीबाड़ी पे काम करते हैं, 28% लोग मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं, और 46% लोग सर्विस सेक्टर में काम करते हैं। तो चाइना में देखो सर्विस सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं वो 46%, तो कंट्रीब्यूशन 52 है। और एग्रीकल्चर में 26, देखो एग्रीकल्चर ऐसी चीज है ना जहां लोग ज्यादा इंगेज होते हैं बट जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जो है ना वो बहुत कम निकल के आता है। इसलिए एग्रीकल्चर करने वाले मैक्सिमम लोगों की इनकम कम मिलेगी, सर्विस सेक्टर वालों की इनकम जो है वो ज्यादा मिलेगी। लोग ज्यादा इंगेज है मैन पावर, क्योंकि मैन पावर का काम है, मशीनरी का काम ज्यादा नहीं है, खेतीबाड़ी में ज्यादा मैन पावर का काम है। पाकिस्तान में 41% लोग एग्रीकल्चर में काम करते हैं, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 24% है। तो पाकिस्तान में सबसे अच्छा कंट्रीब्यूशन मिलता है जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर को इन दो कंट्री कंपैरिजन में।
24% लोग मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं, जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन 19% का है। सर्विस सेक्टर में 35% लोग काम करते हैं और जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन जो है 57% है। तो ये सेक्टोरियल कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडिया, पाकिस्तान, चाइना का, और हमने जीडीपी भी देखा और वर्कफोर्स भी देखा। नाउ हमारा जो एक टॉपिक है HDI, लास्ट टॉपिक है, ध्यान से अच्छे से समझना। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये बेसिकली एक ऐसा इंडेक्स है जहां पे हम अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर करेंगे कि भाई कौन आगे है ओवरऑल डेवलपमेंट में और कौन पीछे है। इट इज स्टैटिक, डेवलप एंड कंपाइल्ड बाय द यूनाइटेड नेशन। किसने बनाया है? यूनाइटेड नेशन ने। टू मेजर द वेरियस कंट्री लेवल ऑफ सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसी हो रही है। ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो हर कंट्री का सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को फोकस करता है। फॉलोइंग 4 फैक्टर्स है। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, भाई लोग कितने ईयर की स्कूलिंग कर रहे हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, GNI क्या है, ये सारी चीजें। अब अगर इसकी रैंकिंग की बात करें तो ये 0 to 1 के बीच आता है। ये जो नंबर देते हैं ना वो 0 to 1 नंबर देते हैं। जिसको 1 नंबर मिला वो कंट्री सबसे आगे है, जिसको 0 नंबर मिला वो कंट्री सबसे पीछे है। तो इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो सबसे प्यारी कंट्री, आप एक बार यूट्यूब पे सर्च करके देखना, ब्यूटी ऑफ नॉर्वे। तो जो नॉर्वे है वो इतना सुंदर कंट्री है और वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में टॉप पे आता है 0.957। मतलब सोशल इकोनॉमिक कंडीशन, पढ़े लिखे लोग, अच्छी सड़क, अच्छी व्यवस्था, लो करप्शन, पॉवर्टी, हंगर, ये सब कुछ नहीं है। उस सब कुछ मामले में नॉर्वे बहुत प्यारा, ऑब्वियसली पॉपुलेशन कम है काफी, बट लेकिन बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत देश है। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर 17-18 के अकॉर्डिंग हम इन 3 कंट्रीज की बात करेंगे। अभी फिलहाल हम इन 3 कंट्री की बात कर रहे हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में चाइना की वैल्यू सबसे ज्यादा 0.761, इंडिया की 0.645, जबकि पाकिस्तान की सबसे खराब है 0.557। तो मोर ओवर हर एक इंडिकेटर में चाइना सबसे आगे और पाकिस्तान सबसे पीछे है। रैंक की बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, चाइना की रैंकिंग 87 है। सोचो चाइना इन तीनों में कितना अच्छा है, तब भी 87th कंट्री है चाइना, बाकी इंडिया 130 है और पाकिस्तान तो 154 है। मीन लाइफ एक्सपेक्टेंसी चाइना में जो है वो सबसे ज्यादा है, जो शो करता है चाइना की जो मेडिकल कंडीशन है वो बेहतर है। कोई चीज ज्यादा है, क्यों ज्यादा है वो आपको लिखना पड़ेगा पेपर में। तो मेडिकल कंडीशन चाइना की अच्छी है, चाहे मेडिकल इक्विपमेंट हो, चाहे क्लास मेडिकल की स्टडीज हो, नंबर ऑफ हॉस्पिटल हो, नंबर ऑफ बेड्स इन हॉस्पिटल हो, वो सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान में सबसे कम 67.3 है, जबकि इंडिया में लगभग 70 साल लोग जीते हैं ऑन एन एवरेज। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, तो जो स्कूलिंग का एवरेज ईयर है 15 से अबव एज के बच्चों की, वो 6.5 है इंडिया में, चाइना में 8.1 है, पाकिस्तान में 5.2 है परसेंटेज। GNI पर कैपिटा, और ये परचेसिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे ही कंपेयर किया जाएगा ना, अलग अलग कंट्री का जो GNI है परचेसिंग पावर पैरिटी के अकॉर्डिंग। तो जो ग्रॉस नेशनल पर कैपिटा इनकम है वो चाइना में $16,000 है पर पर्सन की इनकम, इंडिया में सिर्फ 6,600, जबकि पाकिस्तान में सिर्फ $5,000। इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट, 1000 बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें से साल भर के अंदर इंडिया में 30 बच्चे मर जाते हैं, जबकि पाकिस्तान में 57 और चाइना में सबसे कम है 7.4। मैटरनल मॉर्टलिटी रेट, 1 लाख महिलाएं अगर बच्चे पैदा करती हैं तो 1 लाख महिलाएं मान लो डिलीवरी दे रही हैं तो उसमें से 133 महिलाओं की मौत हो जाती है इंडिया में, 29 जो है वो चाइना में है और 140 जो है वो पाकिस्तान में है। तो आप ध्यान रखना, मैटरनल मॉर्टलिटी रेट में भी चाइना जो है वो सबसे अच्छी कंडीशन में है, पाकिस्तान सबसे खराब। इन सारे इंडिकेटर के अलावा भी पेपर में एक ऐसा इंडिकेटर पूछा गया था, दैट इज कॉल्ड लिबर्टी इंडिकेटर। ये वो इंडिकेटर है, दीज आर दोज इंडिकेटर्स व्हिच रिप्रेजेंट द डिग्री ऑफ सिविल और पॉलिटिकल फ्रीडम टू इंडिविजुअल, जो कि भारत सबसे ज्यादा है। डिग्री ऑफ सिविल और पॉलिटिकल फ्रीडम जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये सारी चीजें नहीं होती, आपको वोटिंग का राइट है कि नहीं, कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर कैसे, अपनी बात रख सकते हो कि नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि नहीं, इन सब को भी चेक किया जाता है। एक्सटेंट ऑफ डेमोग्राफिक पार्टिसिपेशन, सोशल और पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग, द एक्सटेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोडक्शन, आपको कॉन्स्टिट्यूशन कितना प्रोडक्शन देता है, आपकी जुडिशियरी कैसी है, रूल ऑफ लॉ कैसा है, एटसेट्रा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बी सेड टू बी इनकम्प्लीट अनलेस सच इंडिकेटर्स आर इंक्लूडेड, ठीक है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो लिबर्टी इंडिकेटर है, एक ऐसा इंडेक्स है जो यूज किया जाता है पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन टेकिंग डिसीजन, देश में जो भी डिसीजन लिया जा रहा है उसमें लोगों की पार्टिसिपेशन कैसी है। तो ये होता है लिबर्टी इंडिकेटर। 3 कंट्री की बात नहीं करेगी, खाली लिबर्टी इंडिकेटर क्या है उसके बारे में पूछा गया है। सो फाइनली अगर मैं कंक्लूड करूं मैं इस चैप्टर को, तो इंडिया, चाइना, पाकिस्तान ट्रैवल मोर देन 50 इयर्स, 5 डेकेड्स ऑफ डेवलपमेंट पाथ, और सबके अलग अलग रिजल्ट है। 1970 तक तीनों कंट्री जो वो सेम लेवल ऑफ डेवलपमेंट कर रहे थे, तीनों कंट्री लो है, लेकिन लास्ट 30 इयर्स के अंदर सबका लेवल अलग अलग हो गया। अगर मैं इंडिया की बात करूं,
इंडिया मॉडरेट परफॉर्म कर रहा है। मेजोरिटी ऑफ पीपल अभी भी इंडिया में खेती बाड़ी कर रहे हैं, 43% लोग आज भी खेती बाड़ी कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कई कई पार्ट्स में अभी भी लैकिंग है, कई कई जगह आज तक बिजली के खंभे नहीं गड़े, बिजली नहीं पहुंची, कई कई जगह प्रॉपर सड़क नहीं बनी, आज भी लोग सरकारी स्कूल सरकारी राशन ही यूज करते हैं। आज भी ऐसी ऐसी जगह पे है जहां पे डेवलपमेंट बहुत पीछे है। इट इज येट टू रेज। आज भी अगर आप देखोगे एम्स में, सफदरजंग में, दिल्ली में लोग महीना महीना आके सिर्फ सड़क पे रुकते हैं इलाज कराने के लिए, क्योंकि उनके यहाँ पे एम्स नहीं है, उनके स्टेट में अच्छे हॉस्पिटल नहीं है और उनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वहां इलाज कर सके। तो महीने महीने भर लोग अपना खेत बाट बेच के यहाँ आके रहते हैं, इलाज करा के जाते हैं। इतनी बुरी हालत है, जो भगवान ना करे किसी बच्चे को जाना पड़े, बट कभी पूछना लोगों से कि कितनी बुरी हालत रहती है वहाँ। इट इज येट टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। 1/4 ऑफ इस पॉपुलेशन लिव्स लिव्स बिलो पॉवर्टी लाइन। 25% अराउंड लोग आज भी गरीबी रेखा से नीचे हैं भारत में। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। 5 साल सरकार चल जाना बहुत बड़ी बात है। सरकार चेंज हो जाती है कुछ कुछ साल के अंदर। पाकिस्तान के अंदर ओवर डिपेंडेंस ऑन रेमिटेंस, उधार बहुत ज्यादा है। चाइना की डेट डिप्लोमेसी पॉलिसी, यानी उधार दो फिर कब्जा कर लो, उनकी जमीन पे कब्जा कर लो, उनको फोर्स करो काम करने का, क्योंकि उधार इतना दिया है। तो भाई चाइना बहुत उधार लेती है, फॉरेन एड अलग अलग हेल्प लेती है फॉरेन कंट्री से। एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत वोलाटाइल है, बारिश अच्छी हुई, फसल अच्छी हुई तो एग्रीकल्चर बहुत फ्लरिश करेगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। एंड द रीजंस ऑफ स्लो डाउन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी, तो ये मेन रीजन है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ओवर डिपेंडेंस ऑन रेमिटेंस और volatile performance of agriculture. In recent past, it is hoping to improve the situation by maintaining high rate of GDP. लेकिन अब लास्ट कुछ ईयर से GDP काफी ग्रो हो रही है पाकिस्तान की। अलग अलग मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर में शोइंग पॉजिटिव एंड हायर ग्रोथ रेट। अब धीरे धीरे जो है पाकिस्तान भी पॉजिटिव और अच्छे ग्रोथ रेट शो कर रहा है। चाइना की बात करें, पॉलिटिकल फ्रीडम बहुत कम है, आम जनता के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है ना, और कम्युनिस्ट पार्टी चलाती है कंट्री को। इम्प्लीकेशंस फॉर ह्यूमन राइट्स आर मेजर कंसर्न। ह्यूमन राइट्स मेजर कंसर्न है, आप सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ नहीं बोल सकते, ठीक है। तो जैक मा अलीबाबा के फाउंडर थे, उन्होंने क्रिटिसाइज किया था, फिर वो गायब हो गए थे कई महीनों तक, फिर वो मिले ही नहीं, कहाँ गायब हुआ किसी को नहीं पता। However, in the last 3 decades, it is used to market system without losing the political commitment. तो अब चाइना धीरे धीरे मार्केट सिस्टम को फॉलो कर रहा है, पॉलिटिकल कमिटमेंट को लूज भी नहीं कर रहा। रेजिंग द लेवल ऑफ ग्रोथ अलॉन्ग विद द एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी। चाइना में भी बहुत गरीबी है, उसको भी चाइना धीरे धीरे एलिवेट कर रहा है। चाइना हैज यूज द मार्केट मैकेनिज्म। चाइना मार्केट मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है धीरे धीरे सोशल इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए। इकोनॉमिक बेनिफिट का सिंपल सा मतलब है कि आपको रोजगार मिलेगा, सोशल बेनिफिट मतलब समाज के लिए राइट्स आपको मिलेंगे, आपको हेल्थ मिलेगा, आपको एजुकेशन मिलेगा। पब्लिक इंटरवेंशन इन प्रोवाइडिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रॉट पॉजिटिव रिजल्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स इन चाइना। तो चाइना में पब्लिक इंटरवेंशन है, सरकार सारी चीज़ों को अपने हाथ में रखती है ताकि देश को डेवलप कर सके। तो चाइना में सरकार ने जो पॉलिसी बना दी उसकी टांग तोड़ने के लिए, उसमें उंगलबाजी करने के लिए लोग नहीं होते। जो पॉलिसी बना दी वो फॉलो किया जाएगा। चाइना के लोग में भी सिविक सेंस बहुत अच्छा है, लोग समझते हैं, ग्रो करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो जिसकी वजह से चाइना काफ़ी आगे निकल गया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो चाइना सबसे आगे निकल गया है। चाइना ने बहुत पहले ही एग्रीकल्चर पे ग्रो करना चालू कर दिया, इंडस्ट्रीज पे ग्रो करना चालू कर दिया, सर्विस सेक्टर ग्रो करना चालू कर दिया। इंडिया में करप्शन की वजह से सब कुछ जो है पीछे है, और बीच में पाकिस्तान है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, उधार लेने की वजह से सरकार की कम, मिलिट्री की ज़्यादा चलती है। और चाइना अभी भी ये लोग जो है वो कहीं ना कहीं कश्मीर वाले विवाद से पीछे नहीं हटते, वहीं पर लड़ाई करके वहीं पर अपने जो है सारा का सारा रिसोर्सेज बर्बाद कर रहे हैं। इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 8 इंडिया पाकिस्तान चाइना वाले चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स है जो आपको ध्यान रखने बहुत जरूरी है, इस चैप्टर में बहुत डेटा है, ध्यान रखना। ये एक चैप्टर है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है डाटा के अकॉर्डिंग। इससे जरूर 1 से 2 MCQ पूछे जाएंगे डेटा के। सबसे पहले इंडिपेंडेंस की बात करें, 1947 14 अगस्त को इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ। 15 अगस्त 1947 पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना अंडर माओ जेडोंग जो है कम्युनिस्ट पार्टी के रूल के अकॉर्डिंग 1949 में स्टैब्लिश हुआ। 5 ईयर प्लान, इंडिया का जो फर्स्ट 5 प्लान था वो 1951 में आया। चाइना का जो फर्स्ट 5 प्लान था 1953, पाकिस्तान का जो फर्स्ट 5 प्लान आया 1956। ये ना अरेंज करने के लिए आता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे आप अरेंज करो। ह्यूमन डेवलप इंडेक्स में सबसे आगे चाइना है, 0.761 इसकी वो है नंबर है, रैंकिंग है 87। इंडिया की रैंकिंग है
130 और 0.645 इसका नंबर है। और पाकिस्तान को जो नंबर मिला है वो 0.557 और जो रैंकिंग है एसडीआई की वो 154 है। तो आप ये जो डेटा है ये तो आपको याद करना पड़ेगा, आधा घंटा लो लिख लिख के याद करो, बट इसको बिल्कुल आप स्किप नहीं कर सकते। हाई डेंस कंट्री कौन है? इंडिया है इन तीनों कंट्री के बीच में। इंडिया का सर्विस सेक्टर जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, सबसे ज़्यादा लोग जहाँ काम करते हैं वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। इंडिया पाकिस्तान जो है वो हाई फर्टिलिटी रेट किसकी है? पाकिस्तान की। जीएलएफ कैंपेन कब इनिशिएट हुआ? 1958, चाइना की इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करने के लिए, इंडस्ट्रियलाइज को प्रमोट करने के लिए। कल्चरल रिवोल्यूशन कब आया? 1965-66, ध्यान रखना 65-66 जो है वो है, और 10 साल तक अराउंड ही चलता रहा, जहां प्रोफेशनल्स को भेजा गया था सीखने के लिए कंट्री साइड से, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री कब हुआ? अर्ली 1970। सिविल वॉर छिड़ा, ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ, बांग्लादेश बना, कब हुए? 1971 में। रिफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइना रिफॉर्म्स लेके आता है सबसे पहले 1978, 10 साल बाद पाकिस्तान लेके आता है 1988, देखो 10 साल बाद 78, 88, और इंडिया को तो पता है क्लास आपको रिफॉर्म्स कब आया था? 1991 के अंदर। वन चाइल्ड पॉलिसी को इंट्रोड्यूस कब किया? 1979 में। और वन चाइल्ड पॉलिसी खत्म कब हुआ? 2015 में। देखो जो सार्क है इसकी फुल फॉर्म जो मैंने कहा था इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स है ना, शुरू में समझाया था ना आपको चैप्टर के, इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स है। सार्क क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इंडिया सार्क नेशन का पार्ट है, ये ध्यान रखना आ सकता है कौन सा इंडिया किसका पार्ट है? सार्क का पार्ट है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एशियान इंडिया उसका पार्ट नहीं है, एशियान का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो साउथ ईस्ट एसोसिएशन, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है जो साउथ ईस्ट में है एशिया के, यानी जो हमारा कॉन्टिनेंट है उसके साउथ ईस्ट में, उसका ग्रुप जो है वो है क्लास आपका एशियान। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये है ब्रिक्स नेशन की फुल फॉर्म, ब्रिक्स, ठीक है। इसके अंदर इंडिया भी है, ब्राजील भी है, चाइना भी है, साउथ अफ्रीका भी है, ठीक है। चाइना और इंडिया दोनों है इसके अंदर। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्टिक रिपब्लिक, और पता है आपको यूएसएसआर की फुल फॉर्म है, आज की डेट पे रशिया है। वर्ल्ड वॉर 1 कब चला? 1914 से 1918 तक, ठीक है। ईयर याद रखो, बहुत है, ईयर भी नहीं याद रखोगे तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945, बहुत बुरा हाल हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, बहुत जाने गई थी। कोल्ड वॉर में जान नहीं गई, 1947 से 1991 तक कोल्ड वॉर चला, ठीक है। तो जब भी हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं तो हम हिरोशिमा नागासाकी पे जो अटैक किया था यूएस ने, एटम बम का अटैक, वो हमेशा याद रहता है, वो हर पूरे वर्ल्ड के एक बच्चे को पता है। स्टिल जापान ने उसके बाद काफ़ी डेवलपमेंट किया, उसके लिए जापान जो है वो अप्रिशिएट है। हमें इन सारी नेशन से सीखना चाहिए अपनी कंट्री में, और हमें ग्रो करना चाहिए। खैर ये सारा डेटा था जो बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके साथ ही चैप्टर खत्म, और आज ऑफिशियली हमने अपना इंडियन इको भी खत्म कर दिया है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसे अच्छे से करो। नेक्स्ट 10 डेज के अंदर डेली 1 से 2 वीडियोस डाल के मैं पूरी तरीके से अपना जो अकाउंट्स है उसमें कैश फ्लो रेशियो रह गया उसे खत्म कर दूंगा। तो यहाँ तक याद कर लेना अच्छे से, क्योंकि लास्ट टाइम तक वेट मत करना, अभी से एक एक चैप्टर याद करते चलो, ठीक है। कैसा लगा चैप्टर? ये काफ़ी बोरिंग था, कोशिश करिए इंटरेस्टिंग बनाने की। तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, अच्छा लगे लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, और प्लीज़ अगर आप क्लास 12th में हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कॉमर्स में अकाउंट्स को बीएसटी बहुत अच्छे से, इवन इंग्लिश भी मैं हमारे चैनल पर आपका कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।